वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2024 की हॉरर फिल्म नाइट स्विम की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत होती है 1962 यानी कि 1962 के समर से। रेबेका नाम की बच्ची आराम से अपने रूम में सो रही होती है और तभी अचानक उसकी नींद खुलती है। वो विंडो से बाहर देखती है दोस्तों, तो उसे अपने घर के बैकयार्ड वाले पूल में एक टॉय बोट दिखाई देती है। जिसके बाद ना वो अपने भाई टॉमी से पूछती है कि टॉमी तुम जाग रहे हो क्या, देखो ना मुझे तुम्हारी खोई भी बोट मिल गई है। मगर टॉमी तो घोड़े बेच के सो रहा होता है, प्लस उसके बॉडी में पाइप जैसा भी कुछ लगा हुआ है, यानी कि टॉमी की हेल्थ कंडीशन भी खराब है दोस्तों। इसीलिए रेबेका फैसला करती है कि मैं जाकर बोट लेकर आ जाती हूँ और सुबह अपने भाई को एज अ गिफ्ट दूंगी। खोई भी बोट को पाकर बड़ा खुश होगा। यही सोचकर वो जाती है पूल में और पूल में गिरे पत्तियों को साफ करने में जो नेट होता है उसे यूज करती है। उससे बोट को निकालने की कोशिश करती है। मतलब अब उसने जब बोट को देखा था विंडो से तो बोट पानी में तैर रही थी, लेकिन अभी वो स्विमिंग पूल के नीचे फ्लोर पे सटी भी होती है, जिससे रेबेका को उसको निकालने में परेशानी होती है। अब वो जैसे थोड़ा आगे बढ़ती बोट और आगे खिसक जाता, मगर जैसे तैसे कर करके वो बोट को नेट में फंसा ही लेती है और उसे निकालने लग जाती है। मगर धीरे धीरे वो खुद ही स्विमिंग पूल में खींची चली जाती है और इस तरह वो जाती है सीधे स्विमिंग पूल के बॉटम में। पूरी तरह से अकबका गई होती है कि तभी उसे अपनी मॉम दिखाई देती है, जो अपने हाथ को आगे बढ़ाकर कहती है कि रेबेका तुम इस वक्त यहाँ पे क्या कर रही हो। अपनी मॉम को देखकर उसे थोड़ा हौसला मिलता है और वो किसी तरह से पानी के ऊपर आ जाती है, पर वहाँ तो उसकी मॉम थी ही नहीं। जब वो पीछे पलटकर बोट को देखती है ना, तो बोट भी उसके हाथ की थोड़ी दूरी पर होता है। वो हाथ बढ़ाकर बोट को ले लेती है और पूल से निकलने वाली होती है कि फिर से पानी के अंदर खींची चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो फिर से ऊपर आने की कोशिश करती है और चिल्लाती है हेल्प हेल्प, मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। और इस बार जब वो पानी के अंदर खींची चली जाती है ना, तो दोबारा ऊपर नहीं आ पाती और सीन यहीं पे होता है कट। अब इसके कई सालों के बाद प्रॉपर्टी डीलर फॉर्मर बेसबॉल प्लेयर रे और उसकी फैमिली को प्रॉपर्टी दिखाने लाती है। रे की फैमिली की बात की जाए तो उसकी वाइफ एव है, 2 बच्चे हैं इजी और इलियट। रे को ना कोई बीमारी भी है दोस्तों, जिसकी वजह से उसे अपने बेसबॉल करियर से अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा था और अभी वो फिलहाल अपने बीवी बच्चों के साथ शांति भरा जीवन बिताना चाहता है, क्योंकि उसका मन तो था फिर से वही गेम खेलने का, पर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि ये पॉसिबल होगा नहीं, आपको ऐसे ही स्टिक और व्हील चेयर्स के सहारे अपनी जिंदगी गुजारनी होगी। वहीं दोस्तों रे की वाइफ एव अपने हस्बैंड के अर्ली रिटायरमेंट के बाद खुद का करियर बनाना चाहती थी अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो उसे यहाँ के लोकल स्कूल हार्लोड हॉल्ट में एज अ क्लर्क जॉब मिल जाती है, इसीलिए वो इसी एरिया में अपनी फैमिली के लिए घर ढूंढ रही है। साथ ही वो ऑनलाइन डिसेबल्ड बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है इस टॉपिक पे ग्रेजुएशन भी कर रही है। अब इस कोर्स को करने के बाद एव को हार्लोड हॉल्ट में ही एज अ टीचर की जॉब भी मिलने वाली है। खैर अब तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि रे की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है, मतलब उतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए जब प्रॉपर्टी डीलर उसे महंगी महंगी प्रॉपर्टीज दिखाती है तो वो लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर जाते जाते ये लोग शहर से ज्यादा दूर तो नहीं पर थोड़ी दूर निकल जाते हैं, जहाँ पे ज्यादा घर वगैरह नहीं होते। वहाँ इनको एक प्रॉपर्टी दिखाई जाती है और ये वही प्रॉपर्टी है दोस्तों जहाँ 1962 में रेबेका पूल में डूबी थी। अब खुशी की बात यह है कि ये घर काफी सस्ते में मिल रहा होता है। प्रॉपर्टी डीलर बताती है ये शहर से कुछ दूर है ना, और लगभग 10 या 20 साल से ये घर खाली भी पड़ा हुआ है, बस इसीलिए थोड़ी सी मरम्मत करने की जरूरत है, बाकी सब ठीक है। यही वजह है कि आपको थोड़ा सस्ते में मिल रहा है। अब रे जब प्रॉपर्टी के बैकयार्ड में एक बड़ी सी स्विमिंग पूल देखता है तो बच्चों के लिए बड़ा खुश होता है कि चलो बच्चे मजे करेंगे, क्योंकि सारे घरों में तो स्विमिंग पूल होता नहीं। हालांकि काफी गंदा होता है, पर रे सोचता है कि बाद में साफ कर लूंगा। पर दोस्तों जब एव ये देखती है तो वो बताती है देखो मुझे तो स्विमिंग पूल से बड़ा डर लगता था बचपन में। दरअसल तुम्हें पता है जब मैं 3 साल की थी तो मेरे डैड ने मुझे स्विमिंग पूल में फेंक दिया था, ये कहते हुए कि या तो स्विमिंग सीखो या डूब जाओ। लगता है मैं तैर कर ऊपर आ गई थी, तभी आज जिंदा बची हुई हूँ। वहीं रे अपनी स्टोरी बताता है कि मैं और मेरे कुछ दोस्त बचपन में हर संडे पैसे जोड़ दिया करते थे स्विमिंग पूल में जाने के लिए, ताकि हम भी अमीरों वाली फील ले पाए। तभी दोस्तों इनके बच्चे आवाज लगाते हैं कि हमें भूख लगी है, तो एव कहती है इससे पहले कि हम पूरी तरह से अपनी यादों में खो जाए चलो अंदर चलकर कुछ करते हैं। कहकर एव तो चली जाती है दोस्तों, मगर रे की नजर पड़ जाती है स्विमिंग पूल में एक बेसबॉल पे। वो उसको लेना तो चाहता है क्योंकि वो खुद एक बेसबॉल प्लेयर रह चुका है, इसीलिए अपनी स्टिक को स्विमिंग पूल के पास ही रख देता है, वही स्टिक जिसे पकड़कर वो चला करता था, और फिर हाथ बढ़ाता है उस बॉल को लेने के लिए, मगर वो पूल में ही गिर जाता है। पूल का ज्यादातर हिस्सा त्रिपाल वगैरह से कवर करके रखा हुआ होता है। उसी त्रिपाल में दोस्तों रे उलझ जाता है। उसे अपने बेसबॉल गेम के दिनों की याद आने लगती है और वो देखता है कि खुद को कि मैं फिर से कमबैक कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ और गेम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा हूँ। ये दोस्तों एक तरह का इल्यूजन था उसके लिए, या कहें कि रे के दिल की इच्छा उसको दिख गई। खैर वो जैसे तैसे हाथ पैर मारते मारते किसी तरह से ऊपर आ ही जाता है और स्विमिंग पूल की बाउंड्री को पकड़ता है पहले। तभी उसके बच्चे ये देख लेते हैं
वो अपनी मॉम को आवाज लगाते हैं डैड की हेल्प करने के लिए। फिर सभी लोग मिलकर रे को बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये चले जाते हैं यहाँ से। इसके बाद हम देखते हैं रे और उसकी वाइफ को डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर रे को लो इम्पैक्ट एक्टिविटी करने का सुझाव देती है, जैसे वॉकिंग हो गया, योगा हो गया या स्विमिंग वगैरह। उसके अलावा वो कुछ दिन व्हीलचेयर का यूज जारी रखने को कह देती है। अब ये सुनकर रे और एब एक दूसरे को हक करके हौसला देते हैं एक दूसरे को। फिर व्हीलचेयर पे ही बिठाकर एब रे को हॉस्पिटल से घर लेकर जा रही होती है। तो दोस्तों इस दरमियान रे कहता है कि मुझे एक बीमार की तरह नहीं रहना प्लीज। शहर में छोटे छोटे कमरे होते हैं, उनमें पूरा दिन रहकर तो ऐसा लगता है जैसे हॉस्पिटल के रूम में ही रह रहे हो। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम वही स्विमिंग पूल वाला घर खरीद लें, ताकि हमारे बैकयार्ड पे ही हमें वाटर थेरेपी मिल जाए। देखो ना, बच्चे भी उसमें खेलेंगे कूदेंगे, मजा आएगा। काफी सोचने के बाद एब मान जाती है और ये लोग पूरी फैमिली विद कैट के साथ उस घर में हो जाते हैं शिफ्ट। फिर एब अपने बच्चों के एडमिशन भी अपने स्कूल में करवा देती है, जहाँ फर्स्ट डे दोस्तों इसी को रॉबिन नाम का एक लड़का मिलता है, जो कि उसको स्विमिंग क्लब ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। और इसी को तो रॉबिन पहली नजर में पसंद भी आ जाता है। अब इसके अगले दिन स्कूल की छुट्टी होती है, तो पूरी फैमिली मिलकर स्विमिंग पूल की अच्छे से साफ सफाई करते हुए बातचीत कर रहे होते हैं। अब यहाँ रे स्विमिंग पूल के होल को बहुत ही अच्छे से साफ कर रहा होता है। वो हाथ अंदर डालकर सारे पत्ते वगैरह अच्छे से बाहर निकाल रहा होता है, ताकि पानी साफ साफ चला जाए। पर तभी पता नहीं कैसे उसकी हथेली में एक बड़ा सा कट लग जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपना हाथ बाहर खींच लेता है। अब उसके हाथ से खून भी निकलता है और दोस्तों उस होल में से ना अजीब सा गंदा पानी भी निकलने लग जाता है, जिसको देखकर ये सभी हैरान। और फिर ये लोग एक पूल टेक्नीशियन को बुलाते हैं। वो टेक्नीशियन कहता है कि मैंने इस तरह का पूल पहली बार देखा। मैंने स्प्रिंग फेड पूल के बारे में सुना तो था, पर कभी देखा नहीं था। स्प्रिंग फेड पूल दोस्तों एक खास तरह का पूल होता है, जिसमें इंसान को पानी भरना या निकालना नहीं पड़ता, बल्कि उस पूल में खुद ब खुद पानी किसी प्राकृतिक झरने से आता है और जाता भी रहता है, जिससे पूल का पानी हमेशा साफ और ताज़ा ठंडा रहता है। अब रे का हाथ जिस होल में कटा था ना, वो एक्चुअली में वेल हेड था, यानी वहीं से झरने का पानी प्रेशर के साथ पूल में आता था। खैर वो पूल टेक्नीशियन अपने साथ एक स्टाफ को लेकर आया था, जो कि इस पूल को अब अच्छे से साफ करके देखेगा कि क्या क्या सीन है। अब दोस्तों जब इस पूल में पानी भरा हुआ था, मगर पानी ना होने पे इसकी एक्चुअल गहराई पता चल रही होती है। ये वाकई काफी गहरा होता है। तो आखिर में पूल टेक्नीशियन कहता है कि पता है इस तरह के पूल में मेडिसिनल गुण होते हैं, ये हीलिंग में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब अगले दिन हम रे को अपनी पूरी फैमिली के साथ पूल में मस्ती करते हुए देखते हैं। एक जार में इन्होंने ढेर सारे कॉइन्स भर के रखे होते हैं, जिन्हें एब पूल में फेंकती है और अपने बच्चों को उन कॉइन्स को चुनकर जमा करने को कहती है। और जो कॉइन इन दोनों बच्चों में से जो भी पाएगा वो उसका हो जाएगा। इसीलिए दोनों काफी जी जान लगाकर कॉइन्स को कलेक्ट करते हैं, जिससे इनकी स्विमिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है और थोड़े पैसों का जुगाड़ भी। जब तक बच्चे कॉइन्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, तब तक में रे और एब अपना थोड़ा सा रोमांस भी कर लेते हैं। अब दोनों किस विस भी करते हैं, जिसपे बच्चे शर्मिंदा हो जाते हैं, टोक भी देते हैं कि रूम में कर लिया करो ना। लेकिन हम रात में फिर एब को देखते हैं, जो कि अपना ऑनलाइन क्लास कर रही होती है। वहीं रे कुछ बॉक्सेस की अनपैकिंग कर रहा होता है और उसमें से एक कैमरा मिलता है, जिसमें उनके पहले की वीडियोस वगैरह थी। तो क्लास करने के बाद एब थोड़ा स्विमिंग करने के लिए चले जाती है, ताकि मूड फ्रेश हो जाए। वो थोड़ी देर सही से स्विमिंग करती है, मगर फिर कुछ ऐसा होता है जिससे एब डर जाती है पूरी तरह। दरअसल पानी के अंदर उसको ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर रे खड़ा है, मगर जब वो पानी के ऊपर आती है ना, तो रे का दूर दूर तक अता पता नहीं होता। इसलिए वो जल्दी से पूल से निकल जाती है और वो सबसे पहले जाती है अपने बच्चों के रूम में। उन्हें सही से सोते हुए देखकर वो फिर सो जाती है अपने बेडरूम में, जहाँ पे एब के आने से रे की नींद खुल जाती है। तब एब उससे पूछती है, क्या तुम थोड़ी देर पहले पूल के पास थे क्या? तो वो इस बात से इनकार कर देता है। एब तो हैरान हो जाती है, फिर मैंने वहाँ पे क्या देखा वो, लेकिन वो रे को कुछ बताती नहीं है। दरअसल वो उसे परेशान नहीं करना चाहती है, इसीलिए वो भी ड्रेस चेंज करके आराम से सो जाती है। इधर दोस्तों हम पूल के पास इनकी कैट को देखते हैं, जिसे पानी में रेबेका के भाई टॉमी की बोट दिखाई देती है। रेबेका याद होगा आपको, इसी बोट को निकालने के लिए गई थी पूल में 1962 में और कभी वापस नहीं लौट पाई थी। उतनी पुरानी बोट उस कैट को दिखाई देती है, जिससे खेलने के लिए वो भी पानी में जाती है। और अगली सुबह कैट के गले की पट्टी ही रे की फैमिली को पूल में दिखाई देती है दोस्तों, पर कैट नहीं दिखाई देती। पर ये लोग तो मानने को तैयार ही नहीं होते कि कैट पानी में डूबकर मर गई होगी, क्योंकि लाश तो कहीं है ही नहीं। एव फिर अपने बच्चों को समझा देती है कि बेटा वो गलती से पूल में गिरकर डर गई होगी, जिसके बाद वो कहीं चली गई होगी। अब देखना जब भूख लगेगी तो वापस आ जाएगी खुद। तो रे कैट के गले की पट्टी को उठाकर रूम में लेकर चला जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि मेरे हाथ का दर्द अचानक से गायब हो गया है। और जब वो अपनी पट्टी हटाकर देखता है तो उसकी हथेली बिल्कुल हील हो चुकी होती है। उतना कटने के बाद भी कोई खरोंच तक निशान नहीं होता। अब दोबारा कोई जीव जंतु पानी में ना गिर जाए,
इसके लिए रे पूल में त्रिपाल लगाने का सिस्टम कर देता है कि जब कोई पूल यूज नहीं कर रहा होगा तो इसे लेबर को घुमाने से पूरा पूल त्रिपाल से कवर हो जाएगा। फिर रात में दोस्तों एब को आती है स्विमिंग पूल की ही नाइटमेयर और वो डर कर जाग जाती है, जिसके बाद वो खिड़की से देखती है कि रे अभी भी स्विमिंग कर रहा है क्योंकि उसका हाथ जो अचानक से हील हो गया था वो इसका क्रेडिट उस स्विमिंग पूल को यानी कि उसके पानी को दे रहा होता है। और सच में दोस्तों अगले दिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है ना तो डॉक्टर का तो कहना होता है कि अरे आपके हालात में तो काफी ज्यादा सुधार है, अगर ऐसा इंप्रूवमेंट चलता रहा तो जल्दी आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, जिससे रे और एब दोनों खुश हो जाते हैं। इसके बाद तो रे और भी ज्यादा स्विमिंग करने लग जाता है, एक तरह से कहे तो स्विमिंग उसका एडिक्शन बन जाता है। अब स्विमिंग से उसको जो हिम्मत मिलती है उससे वो और एक्सरसाइज वगैरह भी करने लग जाता है। साथ ही अपने बेटे को एक कॉइन देकर उसे भी स्विमिंग करने को कहता है। पर जब इलियट स्विमिंग करने जाता है ना दोस्तों तो उसे पूल में एक के बाद एक कई सारे कॉइन्स गिरते हुए दिखते हैं, जिससे उसे लगता है कि ये कॉइन्स उसके डैड ही फेंक रहे हैं और वो उन कॉइन्स को कलेक्ट करने में जुटा होता है बिल्कुल मग्न होकर। पर जब वो पानी के ऊपर आता है ना तो उसे डैड दिखाई ही नहीं देते। उसे लगता है कि पक्का ये प्रैंक मेरी बड़ी बहन इसी कर रही होगी, इसलिए वो भी ज्यादा माइंड नहीं करता। पर उसे कई बार ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पे मेरे अलावा भी कोई और है, मगर वो दिखाई नहीं दे रहा होता है। ऊपर से एलियट की एक टॉय भी खो जाती है जिसे वो ढूंढने लग जाता है और तब उसे एक होल से आवाज आती है कि मैं रेबेका हूँ, ये लो तुम्हारा टॉय। जिसे जब वो लेने के लिए उस होल के पास जाता है ना तो उसका टॉय होल से बाहर तो आता है पर वो बालों से लपटी होती है और वो जैसे बालों को हटाने लगता है वो बाल हटने के बजाय उल्टा एलियट के हाथों में लिपट जाते हैं। एलियट के डर के मारे बुरा हाल दोस्तों वो तुरंत जाकर अपनी मॉम को ये बातें बताता है। वह बाहर आती है पर उसे वहाँ पे कोई दिखाई नहीं देता और ये बात जब वो रे के साथ डिस्कस करती है तो रे कहता है कि हमारा एलियट थोड़ा वीक है बाकी बच्चों से, इसलिए उसकी कोई फ्रेंड्स नहीं है ना, इसी वजह से वो बस इमेजिनरी फ्रेंड्स बना रहा है। देखो हमें उसकी मदद करनी होगी रियल लाइफ फ्रेंड्स बनाने में। एक काम करते हैं अगले बेसबॉल प्रैक्टिस में हम भी जाएंगे उसके साथ, ठीक है। फिर दोस्तों रे अपनी पूरी फैमिली के साथ एलियट को सपोर्ट करने के लिए बेसबॉल गेम की प्रैक्टिस में जाता है, जहाँ पे कोच सभी को रे से इंट्रोड्यूस कराता है कि ये बहुत ही अच्छा बेसबॉल प्लेयर रह चुका है और इलनेस की वजह से उसने रिटायरमेंट ले लिया। यहाँ कोच अपने बेटे के साथ दोस्तों रे के बेटे और बाकी बच्चों को भी गेम खिलवाता है और फिर एक बार रे को भी ट्राई करने को कहता है कि आप भी कीजिए। अब भी रे को हिम्मत देती है कि कोशिश करके देख लो। जहाँ फर्स्ट 2 बॉल तो दोस्तों रे पूरी तरह से मिस कर देता है। एक बार तो नॉर्मली मिस करता है, दूसरी बार में गिर भी जाता है, मगर वो हार नहीं मानता और तीसरी बार भी ट्राई करता है। इस बार उसे वो इल्यूजन याद आने लग जाती है जो पूल में गिरने के बाद उसे आई थी। कौन सी वाली? जिसमें वो इमेजिन कर रहा था कि मैं फिर से एकदम मस्त गेम खेल रहा हूँ। और उसे याद करके दोस्तों वो बैट से बॉल को हिट करता है और बॉल इतनी जोर से हिट होती है कि फट जाती है और सीधे मैदान में लगे दूर ऊंचे लाइट के बल्ब पे फोड़ देती है। सभी खुश। रे और उसकी वाइफ तो बिल्कुल हैरान ही हो जाते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया। वहीं कोच बाकी बच्चों से कहता है कि रे से इंस्पिरेशन लो और अच्छे से गेम की प्रैक्टिस करो। अब रे के इतने अच्छे से हो रही रिकवरी को सेलिब्रेट करने के लिए एब डिनर डेट पे लेकर जाती है उसे। घर पर वो इसी को अच्छे से समझा देती है कि 10 बजे तक सो जाना और कोई बदमाशी मत करना बेटा। मगर पेरेंट्स के जाते इसी अपने क्रश रॉबिन को कॉल करके घर पे बुला लेती है। एक और जहां एलियट अपने टॉय से खेल रहा होता है तो वहीं दूसरी ओर इसी रॉबिन के साथ स्विमिंग पूल में गेम खेलने लगती है। अब ये दोनों पानी में हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं। जब इसी आंख बंद करके रॉबिन को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है ना तो रॉबिन शैतानी करके चुपके से दबे पांव पूल से ही बाहर चला आता है। वो घर में आकर छिप जाता है और इसी पूल में अकेली रह जाती है। इस दौरान दोस्तों से बड़ा ही भयंकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील होती है। पहले तो एक स्पिरिट इसी के साथ हाइड एंड सीक खेलता है, फिर वो इसी का पैर पकड़कर नीचे खींचने लगता है, जिससे डरकर वो चीखकर ऊपर भागकर आती है। अब उसकी चीख सुनकर रॉबिन भी आ जाता है। अब वो उसे कन्फ्रंट करती है कि जब तुम अभी आ रहे थे तो फिर नीचे पूल में कौन था? वो कहता है अरे कौन था? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो अंदर था। तभी इसी को उसका भाई इलियट अलर्ट कर देता है कि मॉम डैड आ रहे हैं। वो तुरंत ही रॉबिन को भगा देती है, पर भागने से पहले दोस्तों वो इसी को किस करके जाता है। और जब किस वाली बात सैटरडे को पूल पार्टी में इसी अपने फ्रेंड्स को बताती है तो कोई उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। तो दोस्तों ये पूल पार्टी एब ने रखी थी ताकि वो लोग थोड़ा सोशलाइज कर सके। इस पार्टी में इसी के फ्रेंड्स एलियट के बेसबॉल के कुछ लड़कों के साथ साथ कोच भी अपने बेटे को लेकर आए होते हैं। साथ ही कुछ आस पड़ोस के लोग भी आए होते हैं। सभी खूब मस्ती करते हैं, मगर एलियट तो अपने डैड के कैमरा से सिर्फ सभी की वीडियोस बना रहा होता है। अब अंदर किचन में आए प्रॉपर्टी डीलर से बात करते हुए काम कर रही होती है। बातों ही बातों में प्रॉपर्टी डीलर बता देती है कि पता है अब तुम्हारे इस घर को खरीदने के बाद मुझे एक बकवास सी स्टोरी पता चली है इस घर के बारे में कि 1962 में एक बच्ची मिसिंग हो गई थी पूल में। तब से इस घर को किसी ने खरीदा ही नहीं है डर के मारे। बताओ ये कितनी अच्छी पूल है ना, सब कितना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे। क्या ये कहीं से भूतिया लगती है तुम्हें? लोग भी ना अंधविश्वास बहुत ज्यादा करते हैं,
तो एव पूछ लेती है क्या मिसिंग हुई बच्ची का नाम रेबेका था। वो कहती है पर तुम्हें कैसे पता। और ये सुनकर दोस्तों एव के चेहरे का ही रंग उड़ जाता है। दूसरी ओर एलेट क्या देखता है दोस्तों कि कोच का बेटा पूल में छटपटा रहा है। पर सच्चाई तो ये थी कि थोड़ी देर पहले जो रे है ना, वो कोच के बेटे को अपने कंधे पर बैठाकर पूल में खेल रहा था। मगर फिर पूल के होल से गंदा पानी निकलता है जो कि रे के मुंह में घुस जाती है, जिससे वो जैसे पजेस सा हो जाता है और फिर वो कोच के बेटे को पानी में नीचे खींचने लगता है। और जब एलेट उसको डूबते हुए देखता है तो अपनी मॉम को जाकर ये बात बता देता है। वो शोर शराबा करके सभी का ध्यान उस ओर खींचती है। तभी कोच फौरन अपने बेटे को जाकर रे के चंगुल से छुड़ा लेता है। वो अपने बेटे को इधर होश में लाने की कोशिश करता है तो उधर एव भी अपने पति के सीने पे जोर जोर से प्रेस करके उसके मुंह से पानी निकालती है, क्योंकि रे ने भी पानी पी लिया था और वो बेहोश था। कुछ देर में दोनों ही होश में आ जाते हैं। पर कोच देखता है कि मेरे बेटे के थाइस पे रे के हाथों के निशान बिल्कुल लाल पड़ चुके हैं। यानी सोचो कि उसने कितनी जोर से पैर पकड़कर खींचने की कोशिश की थी। ये देखकर उस लड़के की मॉम भड़क जाती है और वो पुलिस केस करने की धमकी देती है। तब एव उनको समझाती है कि देखो ये सब रे ने जानबूझकर नहीं किया, वो तो खुद बेहोश हो गया था, उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। तब कोच केस करने से तो पीछे हट जाता है, मगर इन्हें सख्त वार्निंग देता है कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य मेरे परिवार के इर्द गिर्द भी आया ना तो देख लेना, हम आपसे कोई भी ताल्लुकात नहीं रखना चाहते, समझे। फिर सारे गेस्ट के जाने के बाद दोस्तों एब अपने पूरे परिवार को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश करती है। और जब रेस के पीछे की वजह पूछता है तो वो बता देती है ये पूल ठीक नहीं है, जिससे रे ऑफेंड हो जाता है कि तुम क्या बोल रही हो, ये पूल ही तो है चमत्कारी, इसी ने मुझे हील किया है, भला इसमें खराबी क्या हो सकती है। तब एव रे को डांटते हुए कहती है तुम होश में तो हो, तुम इस पूल में 2 बार डूबते डूबते बचे हो, तुम्हारा हाथ कटा है इसमें, आज वो लड़का भी मरते मरते बचा है। इसके साथ ही मैंने और बच्चों ने भी कुछ अजीब सा फील किया है इस पूल में, हमारी कैट भी मिसिंग है, ये पूल सही नहीं है रे, हमें यहाँ से जाना होगा। और वो जब उसको समझाकर रे को अपने साथ लेकर जाने लगती है तो जैसे कार स्टार्ट करती है ना, वैसे ही रे की तबीयत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से इनको इसी घर में रुकना पड़ जाता है। अब डॉक्टर का शेड्यूल भी बिजी होता है, वो होम विजिट करने के लिए आ नहीं सकती, इसीलिए कुछ दिन रे को बेड रेस्ट करने की सलाह देती है फोन पे ही। एब तो बेचारी बहुत रो रही होती है, क्योंकि उसको लगता है कि अंदर ही अंदर रे को कुछ खाई जा रहा है। वो अचानक पहले से भी बदतर सिचुएशन में कैसे पहुंच गया कुछ पता नहीं। साथ ही वो अभी भी दोस्तों ये जिद कर रहा होता है कि मुझे पूल में थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो गुस्से में एव मोटर लगाकर उस पूल के पानी को ही बाहर निकाल लेती है। इसके बाद दोस्तों वो इस घर की हिस्ट्री के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करती है और उसे पता चलता है एक खौफनाक सच कि रेबेका कोई पहली विक्टिम नहीं थी जो कि उस पूल में मिसिंग हुई थी, बल्कि उससे पहले भी कई फैमिलीज और उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई ना कोई मिसिंग हो चुका था। ये जानने के बाद एव रेबेका की फैमिली का इन्फॉर्मेशन निकलवाती है, क्योंकि रेबेका की मॉम अभी भी जिंदा है, इसीलिए अब तुरंत ही उनसे मिलने के लिए जाती है। और वो घर देखकर ही हैरान हो जाती है, क्योंकि रेबेका की मॉम बहुत ही शानदार घर में रहती थी। और जैसे एव कहती है ना कि देखिए मैं आपके पुराने घर में रहती हूँ और उसके बारे में मुझे आपसे कुछ बातें करनी है, तो रेबेका की मॉम मिस मिलर अपने बेटे की तारीफ करना शुरू कर देती है। वो बताती है पता है मेरा बेटा टॉमी यूएसए एम्बेसडर है वॉशिंगटन का, उसने बहुत ही अच्छा काम किया था, सूडान में हजारों रिफ्यूजीज की जान बचाई थी। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा गर्व है, मैं उसकी मॉम होने पे फक्र करती हूँ, उसने ही ये बेहद खूबसूरत घर बनाया है मेरे लिए। हाँ पर वो काम में बिजी होने की वजह से यहाँ ज्यादा नहीं आ पाता मुझसे मिलने के लिए, पर वो मुझे किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता। तब एव बीच में टोकती कि माफ कीजिएगा, मैं आपके बेटे के गुणगान को सुनने के लिए नहीं आई हूँ, पर मेरी हालात को इस वक्त समझिए प्लीज, मुझे आपके उस पुराने घर के पूल के बारे में जानना है। तो मिस मिलर कहने लगती है हाँ वो पूल बहुत ही अच्छा है, टॉमी तो घंटों घंटों उसमें बिताया करता था, उसे वो पूल बहुत ही पसंद था। तो वह कहती कुछ रेबेका के बारे में बताइए ना। तो वो बात काट कर फिर से टॉमी के बारे में ही बात करने लगती है। तो वह कहती आप ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे आपकी कोई बेटी थी ही नहीं कभी, आप सिर्फ अपने बेटे के बारे में ही बताई जा रही हैं, और बेटी का क्या है। तो काफी जोर देने पे मिस मिलर बताती है देखो उस पूल में कोई बुराई नहीं थी, उसने तो मेरी विश पूरी की थी। मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा बीमार था, मेरे मन में हर वक्त बस यही चलता रहता था कि किसी तरह से मैं अपने बेटे को ठीक करवा दूं, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। फिर हम लोग उस घर में शिफ्ट हुए जहाँ पूल के पानी ने मेरी विश समझ ली और उसे पूरा कर दिया। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और देखो आज वो कितना सक्सेसफुल है। और रही बात मेरी बेटी की, वो क्या है ना कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे ठीक करने के लिए मुझे उसकी सेक्रीफाइस देनी पड़ी। प्यार बिना सेक्रीफाइस के कहाँ पूरा होता है। देखो वो पूल में जो पानी आता है ना, वो एक झरने से आता है, जहाँ पहले के टाइम में लोग दूर दूर से आया करते थे विश मांगने के लिए। उनकी विश तो पूरी हो जाती थी, मगर उसके बदले वो झरना एक बलिदान मांगता था क्या कहें, वो खुद बलिदान चुनता था।
वो विश मांगने वाली फैमिली मेंबर्स को अच्छे से परखता था और जो भी सबसे कमजोर कड़ी उसको लगता था उसे ही वो अपने बलिदान के रूप में चुन लेता था। फिर दोस्तों एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि पूल के पानी ने 1962 में मिस मिलर को पजेस कर लिया था। जब रेबेका मदद के लिए चिल्ला रही थी तो उसकी मॉम विंडो से ये सब नजारा देख रही थी, मगर उसने पजेस होने की वजह से उसकी मदद नहीं की। रेबेका की चीख सुनकर टॉमी भी जाग गया था, तो वो उसे बचाने के लिए जाना तो चाहता था, पर इनकी मॉम ने डोर लॉक कर दिया था। दोस्तों यही वजह थी कि ठीक होने के बाद टॉमी ने खूब दौलत शोहरत तो कमाई, पर वो अपनी मॉम के साथ कभी नहीं रहता, क्योंकि वो उन्हें अपनी बहन का कातिल मानता है। सारी सच्चाई जानने के बाद दोस्तों एव मदद मांगती है कि क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं, इस विश को वापस करने का कोई तो रास्ता होगा। और तभी दोस्तों मिस मिलर की आंख नाक सब जगह से गंदा कीचड़ का पानी निकलने लग जाता है, जो दर्शाता है कि विश पूरी होने के बाद भी मिस मिलर को पानी ने आजाद नहीं छोड़ा है, वो अभी भी पजेस्ड ही है। ये देखकर एव की हालत खराब और वो तुरंत ही अपने घर जाती है, पर घर जाते जाते रात हो जाती है। तब तक में रे पूरी तरह से पानी से पजेस्ड हो चुका था। घर पे बच्चे भी अकेले होते हैं। एलेट को पूल में अपना कैट दिखाई देता है, इसीलिए वो उसे बचाने जाता है, मगर पूल की एविल स्पिरिट एलेट को पूल में खींच लेती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर इसी बाहर की ओर भागती है और उसके हाथों से गलती से दोस्तों पानी का ग्लास गिरकर टूट जाता है और वो देखती है कि पूल का त्रिपाल अपने आप पूल को कवर कर रहा है, इसलिए वो लिवर को ही पकड़ लेती है। तब तक में एव भी आ जाती है और फिर दोनों माँ बेटी मिलकर उस लिवर को उल्टा घुमाने लग जाते हैं। जैसे त्रिपाल खुलता है ना, एव इसी से कहती है मदद मांगने के लिए किसी को कॉल करो जल्दी, और वो खुद पूल में कूद जाती है। इधर इसी ग्लास से गिरे पानी पर फिसलकर वहीं गिर जाती है और उसके हाथ में कांच का टुकड़ा भी घुस जाता है, जिससे बेचारी वो रोने लग जाती है। पर उसे अभी हेल्प के लिए कॉल करना था, मगर ये चीज जैसे ही रे को समझ आती है ना, वो इसी को रोकने की कोशिश करता है। पजेस होने की वजह से वो इस हद तक अपने माइंड से कंट्रोल खो चुका था कि उसने अपनी बेटी का सर इतने जोर से पकड़ लिया था ना कि उसे बहुत दर्द होता है कि वो दर्द के मारे चिल्लाती रहती है। दूसरी ओर एव अपने बेटे को खोजते खोजते इतनी गहराई में चली जाती है जिससे ऐसा लगता है कि वो किसी स्विमिंग पूल में नहीं बल्कि किसी लेक में पहुंच गई है, जिसकी गहराई में उसे अपना बेटा तो मिल जाता है बेहोशी की हालत में। पर जब वो उसे लेकर वापस आने लग जाती है ना, तो उसे ढेर सारे स्पिरिट्स दिखाई देते हैं जो कि उसे बहुत ही परेशान करते हैं, और ये उन्हीं लोगों के स्पिरिट्स हैं दोस्तों जो कि पहले इस पूल का शिकार हो चुके हैं। लेकिन आखिर में आती है दोस्तों रेबेका के स्पिरिट, जो कि एव की मदद करती है। दरअसल एव यहाँ खो चुकी थी, वो काफी देर से स्विमिंग कर रही थी, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऊपर जा रही हूँ या नीचे, और तब रेबेका उसको सही रास्ता दिखाती है। बड़ी मुश्किल से एव एलेट को लेकर पूल के बाहर आती है, पर बाहर आने पे उसे अपना पति बिल्कुल हैवान बना हुआ दिखाई देता है। वो भी मिस मिलर की तरह ही बातें कर रहा होता है कि प्यार बलिदान मांगता है, और जब गुस्से में एव रे पे हाथ उठाती है ना, तो वो उसका गला पकड़कर उसे उठा देता है और कहता है कि पानी ने खुद एलेट को चुना है, तुम बीच में नहीं आ सकती। और तभी पीछे से इजी अपने डैड के बेसबॉल वाले बैट से ही अपने डैड पे हमला कर देती है। वो पीछे से इतनी जोर से अपने डैड पे मारती है कि उसके डैड मुंह से वो गंदा पानी बाहर निकाल देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे होश में आ जाता है। और अब उसे जब समझ आता है कि मेरी विश की वजह से मेरे बेटे की जान खतरे में है, तो वो एव से बच्चों का ध्यान रखने को कहकर खुद कूद जाता है पूल में। दरअसल दोस्तों रे अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करता था। वो भले ही फिर से हेल्दी होकर बेसबॉल खेलना चाहता था, पर यह चीज उसके लिए इतनी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी कि वो अपने परिवार वालों का ही बलिदान दे दे। इसीलिए वो पूल के पास वापस जाता है और खुद को अपने बेटे की जगह सौंप देता है, जिससे पूल का पानी नॉर्मल हो जाता है और उसी के साथ रे भी गायब। उसकी लाश तक नहीं मिलती, जिससे एव और उसके बच्चे बहुत रोते हैं। एलेट को भी होश आ चुका था, वो बिल्कुल सही सलामत होता है। अब हम अगले सीन को देखते हैं। एव जेसीबी वालों को बुलाती है और पूल में मिट्टी डलवा देती है, ऊपर से प्लास्टर वगैरह करवा देती है ताकि झरने का पानी कभी दोबारा यहाँ आ ही ना पाए। इसके साथ ही एव और उसके बच्चे फैसला करते हैं कि हम ये घर कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि अगर हमारे जाने के बाद दूसरी फैमिली यहाँ पर आई और उन्होंने किसी भी तरह से पानी के कांटेक्ट में आकर विश मांगी, तो उनकी फैमिली भी मुसीबत में पड़ सकती है। इसी विश वाले पानी का किस्सा हमारी फैमिली के साथ ही खत्म हो जाना चाहिए। दोबारा हमारी तरह किसी और को अपने खोने का दर्द नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लाइक करें यार, सब्सक्राइब करें, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।